बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ज़र के हवाले से हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो कल की ही कंटिन्यूएशन है। कल जो मैंने आपको ज़र की इक़साम पढ़ानी शुरू की थी, उसमें से मैंने आपको 2 इक़साम पढ़ाई थी, एक धाती ज़र और एक कागज़ी ज़र, ठीक है। और धाती ज़र की आगे से मैंने आपको 2 इक़साम बताई थी, एक था म्यारी धाती ज़र और एक था ज़ाहिरी या वज़ई अलामती या वज़ई धाती ज़र। तो इसके अलावा कागज़ी ज़र की किस्म मैंने आपको पढ़ाई थी। इसमें भी 2 किस्म हैं कागज़ी ज़र की, एक बदल पज़ीर कागज़ी ज़र और एक गैर बदल पज़ीर कागज़ी ज़र। यूँ हमने कुल 6 इक़साम कल ज़र की पढ़ी थी, ठीक है। अब हमने बाकी की जो 3 इक़साम रह गई हैं, कानूनी ज़र, करीबी ज़र और एतबारी ज़र, और इनकी ज़ैली इक़साम पर आज जो है वो डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कानूनी ज़र क्या होता है। कानूनी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी हैसियत कानूनी होती है। कानूनी होने का मतलब क्या है कि लोग गवर्नमेंट की तरफ से इसको कानूनी तौर पर लेन देन के लिए कबूल करने के पाबंद होते हैं, और अगर वो लेन देने से इनकार करते हैं तो इनका जुर्म इसको तस्वुर किया जाता है, क्योंकि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। हुकूमत इनको इस बात का पाबंद बनाती है कि वो इसको कबूल करें, ठीक है। तो इसलिए इसको कानूनी ज़र कहा जाता है। पाकिस्तान में तमाम किस्म के करेंसी, नोट और सिक्के जो हैं वो कानूनी ज़र हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अवाम इनको लेन देन के लिए कबूल करने के पाबंद हैं। कानूनी ज़र की 2 इक़साम हैं, एक महदूद कानूनी ज़र और दूसरी लामहदूद कानूनी ज़र। महदूद कानूनी ज़र से मुराद क्या है? ऐसा ज़र जिसकी हैसियत कानूनी होती है और लोग इसे कबूल भी करते हैं, कबूल करने के पाबंद भी होते हैं, लेकिन लेन देन के सिलसिले में कोई भी शख्स इसे एक हद से ज़्यादा कबूल करने का पाबंद नहीं होता। उसको एक हद से ज़्यादा ऐसे ज़र को कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उसको हम महदूद कानूनी ज़र कहते हैं, यानी वो एक हद तक कबूल करने का पाबंद होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक के सिक्के चलते थे पहले, वो महदूद कानूनी ज़र थे। 20 रुपए तक की अदायगी इन सिक्कों की शक्ल में की जा सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई शख्स देता तो उसे दूसरा शख्स लेने से इनकार कर सकता था, और इसलिए इसको मजबूरी भी नहीं किया जा सकता था, और वो इससे ज़्यादा लेने पर कानूनी तौर पर पाबंद नहीं होता था। लामहदूद कानूनी ज़र क्या है? इसका ऑपोजिट है ऐसा ज़र जो कि गैर महदूद हद तक लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जितनी चाहे मिकदार में आप इसके ज़रिए किसी चीज़ का लेन देन करें तो लेने देने वाले अफराद इसको कबूल करने के पाबंद होते हैं, और अगर वो इसे कानूनी तौर पर कबूल नहीं करते तो वो मुजरिम करार पाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो पाकिस्तान में 50 पैसे से 50 पैसे से लेकर 5 रुपए तक के जो सिक्के चलते थे पहले, वो नामहदूद कानूनी ज़र थे। और अब आपको पता है कि जी 5 रुपए का सिक्का है जो, और उसके अलावा तमाम किस्म के जो करेंसी नोट हैं वो सब गैर महदूद कानूनी ज़र हैं, यानी हर शख्स इनको कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो इनकी जितनी भी मिकदार दी जाए उसको कबूल करे, और अगर वो इसकी मिकदार लेने से इनकार कर देता है तो उसे कानूनी तौर पर मुजरिम समझा जा सकता है। इसको पाबंद किया जा सकता है कि वो उसकी खरीदो फरोख्त में रुकावट ना डाले। तो ये तो हो गया कानूनी ज़र और इसकी 2 इक़साम, महदूद कानूनी ज़र और लामहदूद कानूनी ज़र। अब हम अगली किस्म देखते हैं ज़र की, वो है करीबी ज़र। ऐसी अशिया जो हकीकत में तो ज़र नकद की तरह गर्दिश नहीं करती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको ज़र नकद में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। तो दर हकीकत वो ज़र नहीं होती, यानी हम उन्हें बराह रास्त देकर कोई चीज़ नहीं खरीद रहे होते, इसलिए वो बराह रास्त ज़र नकद नहीं कहलाती, उसकी तरह गर्दिश नहीं करती हैं। मार्केट्स में आप ये नहीं देखते कि कोई और चीज़ रुपयों के अलावा जो है वो लेन देन के लिए कबूल की जा रही हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आप ऐसी अशिया को नकद ज़र में तब्दील कर सकते हैं, इनको फ़रोख्त करके, ठीक है।
مثال के तौर पे आपके पास अगर बॉन्ड्स हों, तो प्राइस बॉन्ड्स अगर ऐसे तो खरीदो फरोख्त के लिए दुकानों पे चीज़ें खरीदने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उन बॉन्ड्स को जाके बैंक में फ़रोख्त करेंगे या किसी फ़र्द को फ़रोख्त करेंगे, उससे नकद रकम हासिल करेंगे और हासिल की गई नकद रकम को फिर आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है? तो बॉन्ड्स, सरकारी किफ़ालतें, हिस्सेस यानी शेयर्स जो हैं वो ज़र नकद नहीं है, क्योंकि इनको बराह रास्त आप खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इनको फरोख्त करके आप ज़र नकद में तब्दील कर सकते हैं, इसलिए इनको नियर मनी या करीबी ज़र कहा जाता है। तो इसलिए कि इन तमाम असासों को जो ज़्यादा सयाल पजीर असासे नहीं होते, सबसे ज़्यादा सयाल पजीर असासा जो है वो मनी ही होती है। ये मैंने आपको इसकी खसूसियात में से भी बताया था कि जो आपकी जो ज़र है, उम्दा ज़र उसकी खसूसियात में ये भी है कि ये सयाल तरीन मकबूल तरीन सयाल पजीर असासा है, ठीक है? जो फौरी खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट जो इसकी टाइप है ज़र की, वो है एतबारी ज़र। एतबारी ज़र क्या है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, क्रेडिट मनी है। एतबारी ज़र एतबार या भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है, उसको हम एतबारी ज़र कहते हैं। और ऐसे लेन-देन में इसका इस्तेमाल होता है जिसमें नकद रकम अदा करने की बजाय मुस्तक़बिल में अदा करने का वादा किया जाता है, ठीक है? यानी आप फ़ौरी तौर पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप नकद रकम उसकी नहीं दे रहे होते, पर इन फ्यूचर आप उसको पे करना होता है, आपने उसका वादा कर रहे होते हैं। ये वादा जो है, ये 2 तरह का होता है। एक जो है वो आपका तहरीरी वादा है और एक ज़बानी वादा है, ठीक है? ज़बानी वादा क्या है कि कोई ज़ुबान से जो है कर्ज़ ख्वाह को मक़रूज़ मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा अगर करता है, तो ज़बानी वादा सिर्फ़ इस सूरत में ही हो सकता है कि जो कर्ज़ जो दे रहा है, वो कर्ज़ लेने वाले पर एतमाद और भरोसा कर रहा होता है और उसकी ज़ुबान पर एतबार करके उसे रकम उधार दे रहा होता है। और जो कर्ज़ लेने वाला यानी मक़रूज़ होता है, वो ज़बानी इस बात का वादा करता है कि वो मुकर्ररा वक़्त के बाद आपकी रकम को वापस कर देगा, ठीक है? ये आप अपनी फैमिली में जिस तरह से लेन-देन करते हैं, उधार रकम अगर लेते हैं तो उसमें इस किस्म का ज़ुबानी वादा किया जा सकता है। तहरीरी वादा क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट होती है। इसमें जब कोई जो लोन देने वाला होता है यानी कर्ज़ ख्वाह, वो लोन लेने वाले को यानी बोरोवर को जो मक़रूज़ होता है उस को कहता है कि वो एक तहरीर लिख कर दे, तहरीरी वादा लिख कर दे, जिसमें वो ये तहरीर करेगा, तहरीरी सबूत के तौर पे होगा कि वो मुस्तक़बिल में किस तारीख़ तक उसकी रकम को वापस करने का पाबंद है, ठीक है? और कितनी मालियत ली है और कितने अरसे में उसको वापस करेगा। तो ये तहरीरी वादा जो है वो सबूत बन जाता है जिसकी बुनियाद पे वो आइंदा कानूनी कार्रवाई कर सकता है अगर वो उसकी रकम को वापस ना करे, ठीक है? तो इसमें जो मक़रूज़ होता है बंदा जिसने लोन लिया होता है वो तहरीर लिख कर देता है। तो एतबारी ज़र की बहुत सारी इक़साम हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? एतबारी ज़र के आलात के नाम से, उसमें भी आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनकी बेस पे आप 2-2 नंबर के आपके सवाल तैयार हो जाएँगे। तो जो एतबारी ज़र के आलात हैं उसमें 2 किस्म के आलात हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो रिवायती आलात हैं और जो जदीद आलात हैं। जदीद आलात में आजकल आप जो देखते हैं वो बहुत सारे उसमें आते हैं जिनसे आप वाकिफ़ नहीं होंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारी जो है वो इसकी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं और आगे हम इस एतबारी ज़र की जो लास्ट किस्म है, इसके आगे से आलात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने क्या-क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा-सा इसको रिव्यू कर देती हूँ। कि आपने सबसे पहले जो है वो ज़र की एग्ज़ाम में धाती ज़र पढ़ी थी। धाती ज़र 2 तरह का था। एक है जी मियारी धाती ज़र जिसमें ज़ाहिरी मालियत और हकीकी मालियत दोनों आपस में बराबर होती हैं, जैसे सोने-चांदी के सिक्के। जितने का वो सिक्का होता है उतनी उसमें मालियत सोने की इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, दूसरा जो है वो अलामती या वज़ई ज़र था जिसमें ज़ाहिरी मालियत ज़्यादा होती है लेकिन जितनी धात का वो बना होता है वो कम होती है। यानी हकीकी मालियत उसकी कम होती है। फिर कागज़ी ज़र, कागज़ के नोट, करेंसी नोट आपको बताए थे 2 तरह के थे। एक कौन से हैं बदल पज़ीर कागज़ी ज़र,
ایسے نوٹ جن کے اوپر لکھی ہوتی ہے تحریر کے حامل ہزا جو ہے مطالبے پر عطا کیا جائے گا. یعنی وہ نوٹ اگر آپ بینک میں جا کر دیں تو اس کے بدلے آپ کو سونے چاندی کے سکے یا سونا چاندی یا پھر زر مبادلہ دیا جائے گا. لیکن جو غیر بدل پذیر کاغذی زر ہیں وہ ایسے نوٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ تحریر درج نہیں ہوتی. گورنمنٹ ایسے نوٹ بغیر گارنٹی کے اگر چھاپتی ہے تو اس کے عوض وہ دینے کی پابند نہیں ہوتی سونا چاندی کے سکے یا زر مبادلہ. ٹھیک ہے. پھر قانونی زر، آج میں نے آپ کو پڑھایا قانونی زر ایسا زر ہے جو قانونی طور پر لوگ اس کو قبول کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اس میں بھی 2 ٹائپس ہم نے پڑھی ہیں. ایک ہے جی محدود قانونی زر، یعنی ایسا زر جس کی ایک خاص حد تک تمام لوگ اسے قبول کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور اس کے آگے وہ قبول نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جو لامحدود قانونی زر ہے اس میں جو ہے وہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مقدار یا کم سے کم مقدار جو ہے وہ لین دین میں استعمال کی جائے گی، تمام افراد اس کو قبول کرنے کے قانونی طور پر پابند ہوتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا جی قریبی زر. قریبی زر کیا ہے؟ ایسا زر جو کہ زر نقد کے طور پہ گردش نہیں کرتا. براہ راست ہم اسے خرید و فروخت کے لیے اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم اسے زر نقد میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ون آپ کو میں نے اعتباری زر بتایا جو اعتبار یا بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے اور مستقبل کی ادائیگی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک وعدے کی شکل میں ہوتا ہے. اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، بہت سارے آلات ہیں جو کہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو ابھی جو ہے وہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگ اچھی طرح سے اس کی ٹائپس جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ یاد کر کے لکھیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، اور آپ سیپریٹلی بھی ان کو شارٹ کوسچنس کے طور پہ تیار کریں گے اور لانگ کے طور پہ آپ یہ ساری ٹائپس جو ہیں ان کی ڈیفینیشن ساری اس میں انکلوڈ کر دیں گے. اوکے، اللہ حافظ.